हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक नया चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया था और उसकी दो सब कैटेगरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन और उसकी सब कैटेगरीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन की इसकी दो सब कैटेगरीज है। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दूसरी है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके इन दोनों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be strictly decreasing function if x1 is less than x2, therefore fx1 is greater than fx2। ये कंडीशन है आपका। अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा होगा। समझे? देखिए, इसको हम लोग ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है fx, ये आपका फंक्शन है fx, और इसके डोमेन में मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट ले लिया x1 एंड x2। ये डोमेन का दो पॉइंट है x1 और x2। देखिए, x1 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा fx1 और x2 के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा fx2। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x के अलोंग x इंक्रीज हो रहा है, fx का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। देखिए, इस तरफ आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे x का वैल्यू x एक्सिस के लॉन्ग इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ की हाइट क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं ना? मतलब ये जो fx का वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर fx1 से छोटा है fx2। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि जब आप x के लॉन्ग धीरे धीरे x का वैल्यू इंक्रीज करें तो fx का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव का नेचर क्या होगा। तो देखिए, ये जो इंटरवल है आपका x1 से लेकर x2 तक का इंटरवल, इसको हम लोग डेल x लिख सकते हैं। डेल x का मतलब है कि यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है। डेल x का मतलब है x2 माइनस x1, और यहाँ पर जो इंटरवल है ये वाला, ये जो इंटरवल दिख रहा है fx1 और fx2 के बीच में, ये आपका इंटरवल डेल y हो गया, और डेल y का मतलब है fx2 माइनस fx1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर x2 में से x1 को घटाएंगे तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सिंस देखिए ध्यान से x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 हो गया? क्योंकि x2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन x1 है। क्लियर है? एंड
तो इसी को आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 क्या है, डेल x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अल्सो ध्यान दीजिए, अल्सो fx2 माइनस fx1 इज लेस देन 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर fx2 का जो वैल्यू है वो छोटा है। देखिए fx2 का वैल्यू जो है fx1 से छोटा है। fx2 इज लेस देन fx1। सो गाइस आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरवल है डेल y उसका वैल्यू 0 से छोटा हो गया। सो गाइस यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डेल y बाई डेल x का वैल्यू 0 से छोटा हो गया। और यहाँ पर अगर दोनों तरफ डेल x टेंस टू 0 पर लिमिट ले लीजिए, तो गाइस लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x इज लेस देन 0। और इसके बारे में आप जानते हैं, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x को हम लोग बोलते हैं dy बाई dx। तो ये हो गया dy बाई dx इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन है, या इसी को हम लिखते हैं f डैश x इज लेस देन 0। ये कंडीशन है आपका। और हम लोग इसको बोलते हैं कि जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो उसके डेरिवेटिव का जो नेचर होगा वो 0 से छोटा होगा। क्लियर है। तो दो बातें आपने सीखी, दो कंडीशन सीखा। ये एनालिटिकल कंडीशन है कि अगर हम लोग x की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करें तो जो उसकी आउटपुट है fx वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। तो ऐसे केस में जो होगा फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और डेरिवेटिव का नेचर इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में डेरिवेटिव का नेचर हो जाता है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ जाता है फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है। तो ये है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। अगर एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हम लोग डोमेन का कोई दो पॉइंट ले लेंगे x1 x2, और इस प्रकार से लेंगे कि x2 का वैल्यू x1 से बड़ा होगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि fx1 का वैल्यू जो होगा वो fx2 की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर x2 जो है x1 से बड़ा है, बट आप देख रहे हैं fx1 का वैल्यू जो है fx2 से बड़ा है। तो ये कंडीशन है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का एनालिटिकल कंडीशन। और जब डेरिवेटिव की बात करें कि इसमें हम लोग डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेरिवेटिव का नेचर जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, dy बाई dx इज लेस देन 0 और f डैश x इज लेस देन 0। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। एक तो ये एनालिटिकल कंडीशन हो गया और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ नेचर हो गया। ओके, चलिए इसको लिखिए जरा। तो बच्चों चलिए हम लोग अब डिक्रीजिंग फंक्शन का दूसरा सब कैटेगरी जो है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं। तो इसका जो दूसरा सब कैटेगरी है डिक्रीजिंग फंक्शन का वो है आपका नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन या सिंपली इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। देखिए इसको जरा हम लोग ग्राफ के थ्रू जो है एनालिसिस करते हैं। इसका देख लीजिए, ये हमारे पास सेट ऑफ एक्सिस है और मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है फंक्शन है जिसका ग्राफ इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका फंक्शन है fx और ये आपका ग्राफ है fx का। देखिए इसमें हम लोग इसके डोमेन में कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट x1 ले लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा fx1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट ले लिया डोमेन का x2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा fx2। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट ले लिया इसके डोमेन से x3 और इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके भी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा आपका fx3। और एक पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग x4। ठीक है,
यहाँ पर आप ए और बी दो पॉइंट को डिनोट कर दीजिए, इसलिए यहाँ पे डिनोट कर दिया कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है। ए से बी के बीच में फंक्शन जो है ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिया। अब देखिए चौथा पॉइंट जो x4 है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो ये हो जाएगा fx4। क्लियर है। अब जरा यहाँ पर एक एक इंटरवल की बात करें तो देखिए x1 से x2 की बात करें तो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x1 जो है वो x2 से छोटा है, तो इन दोनों का आउटपुट आप ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ से 0 से लेकर x4 तक x का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये तो आप देख रहे हैं ग्राफ के माध्यम से। अब यहाँ पर इस इंटरवल की बात करते हैं, x1 और x2 के बीच के जो इंटरवल है उसकी बात करें तो आप देखेंगे x2 का वैल्यू x1 से बड़ा है, तो इसकी आउटपुट को देखिए तो देखिए x1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो आपका fx1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट है fx2। तो आप क्या देख रहे हैं कि fx1 का वैल्यू जो है वो बड़ा है fx2 से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं fx2 का वैल्यू जो है fx1 से छोटा है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर fx1 इज ग्रेटर देन fx2, है ना। इसी प्रकार से दूसरे इंटरवल की बात करें हम लोग x2 से x3 के बीच में, तो यहाँ पर जो है x2 का वैल्यू x3 से छोटा है, ठीक है, यहाँ पर x इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे a से b के बीच में फंक्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इन दोनों पॉइंट पर x2 और x3 पर फंक्शन का जो आउटपुट है वो सेम आता है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन का आउटपुट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, मतलब ये हो जाता है आपका fx2 इज इक्वल टू fx3। क्लियर। और इस इंटरवल की बात करें x3 से x4 की बात करें तो यहां भी आप देखते हैं x4 का वैल्यू x3 से बड़ा है, x3 से बड़ा है x4 का वैल्यू। और इनकी आउटपुट की बात करें तो आप देखेंगे जो b पर आउटपुट है, मतलब x3 के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो आपका fx3 है, और x4 के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है fx4 है। तो आप क्या देखते हैं, fx3 का वैल्यू fx4 से बड़ा है। तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं आप fx3 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है fx4 से, है ना। इन तीनों को अगर हम जनरलाइज करें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी आउटपुट की वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और कहीं पर इक्वल हो जा रहा है। जैसे x1 से x2 के बीच में क्या है, इसकी आउटपुट डिक्रीज हो रही है, मतलब फंक्शन की हाइट जो है डिक्रीज हो रही है। और आप x2 से x3 के बीच में आप क्या देखते हैं कि फंक्शन की जो आउटपुट है वो इक्वल हो जाता है, और x3 से x4 के बीच में आप देखते हैं कि फंक्शन की आउटपुट फिर से डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन बीच में कांस्टेंट हो जाता है a से b के बीच में, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इन तीनों कंडीशन को अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इनको कंबाइन करें तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, और हम बोल सकते हैं ऐसा कि a function fx is said to be non-increasing or only decreasing, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, और only decreasing if x1 is less than x2, therefore fx1 is greater than or equal to fx2, है ना। ऐसा हम लोग इसलिए लिखते हैं कि फंक्शन जो है बीच में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, जहां पर उसकी आउटपुट इक्वल हो जाती है, ठीक है ना, और फिर से ये डिक्रीज करने लगता है। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, a function fx is said to be non-increasing or only decreasing if x1 is less than x2, therefore fx1 is greater than fx2। बच्चों यहाँ पर ये मत कहना कि यहाँ भी आपने लिखा है यहाँ पर fx1 is greater than fx2 है
और यहाँ पर आपने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। तो ये जो कंडीशन 3 है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है हर इंटरवल में फंक्शन की आउटपुट किस प्रकार से होती है। और जब ये आउटपुट दिखाने के बाद हमने क्या किया कि इन तीनों को कंबाइन कर दिया, तो आपके पास एक कंडीशन डेवलप हुआ, वो ये है कि x1 इज लेस देन x2 है, तो fx1 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 है। ठीक है ना, यहाँ इक्वल टू साइन ये शो कर रहा है fx1 और fx2 जहां पर इक्वल हो जाएगा वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि फंक्शन उस इंटरवल में क्या हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन उस इंटरवल में कांस्टेंट हो जाता है, समझे। और जहां पर fx1 का वैल्यू fx2 से बड़ा दिख रहा है वहां पर फंक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, समझे ना। चलिए, तो ये था आपका नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन और ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इस केस में डेरिवेटिव का नेचर कैसा होगा। तो देखिए, इस केस में डेरिवेटिव का जो नेचर होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर जो है आउटपुट इसकी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है वहां पर आप देखेंगे कि dy बाई dx का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, समझे। और जहां पर फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है वहां पर आप देखेंगे कि dy बाई dx का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से देखिए, यहां से b से ऑनवर्ड, b से आगे फिर से ये ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा, तो dy बाई dx का वैल्यू फिर से लेस देन 0 हो जाएगा। तो आप इन तीनों कंडीशन को फिर से कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर शॉर्टकट में समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम इसको मान लें डेल x, तो यहाँ पर डेल x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करें fx2 माइनस fx1 करें तो आप देखेंगे कि fx2 माइनस fx1 जो वैल्यू है वो आपका लेस देन 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है आपका डेल y का हो जाएगा, तो डेल y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो डेल y बाई डेल x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर डेल y बाई डेल x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। और जब इसको दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे तो ये dy बाई dx का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा। और ये सेम कैलकुलेशन जो है, ये जो सेम कैलकुलेशन है b से ऑनवर्ड भी होगा, और यहाँ बिगिनिंग से a तक का कैलकुलेशन है, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेशन हमने बताया आपको वो बिगिनिंग से a तक एंड b से ऑनवर्ड आगे की तरफ का कैलकुलेशन है। इन दोनों रीजन में जो है हमेशा dy बाई dx का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, ये जो a से b का रीजन है, इस रीजन में आप देखेंगे कि डेल x का वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पर x3 का वैल्यू जो है वो x3 का वैल्यू बड़ा है x2 से, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, आपका x3 माइनस x2 का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पर डेल x का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डेल y की बात करें, मतलब दोनों की आउटपुट की बात करें, तो दोनों का आउटपुट सेम आता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि fx3 जो है वो इक्वल है fx2 का। तो ये भी बोल सकते हैं कि fx3 में से fx2 को घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब डेल y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप देखिए, डेल y का वैल्यू 0 हो गया और डेल x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेल y बाई डेल x का वैल्यू वो भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप लिमिट ले लेते हैं डेल x टेंड्स टू 0 पर, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये जो कैलकुलेशन है वो a से b के बीच के रीजन का कैलकुलेशन है, जहाँ पे फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना ही डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब फंक्शन यहाँ पर a से b के बीच में कांस्टेंट है, तो उस केस में dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। सो गाइस, हम लोग नॉन इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग के केस में बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ डेरिवेटिव जो होगा, नेचर ऑफ डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो आपका नेचर ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx का वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, बिगिनिंग से a तक जो डेरिवेटिव का नेचर है वो लेस देन 0 है, और फिर b से ऑनवर्ड भी हमने बताया कि डेरिवेटिव का नेचर लेस देन 0 है, जबकि a से b के बीच में डेरिवेटिव का नेचर इक्वल टू 0 हो जाता है।
तो इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव का नेचर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और इसी को हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, या इसी को हम लोग ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इस केस में डेरिवेटिव का नेचर क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अभी तक हमने सीखा मोनोटोनिक फंक्शन क्या है। मोनोटोनिक फंक्शन का दो कैटेगरी, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के भी दो कैटेगरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और इनका कंडीशन भी हमने देखा। तो एक बार जो है रिकैप कर लेते हैं पूरा कंसेप्ट अभी तक जो हमने पढ़ा। तो पहले हम लोग यहां देखिए, पहले हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कर लेते हैं। नोट इसको बनाकर लिख लीजिएगा ताकि हमेशा आपको याद रहे। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमने दो चीजें पढ़ी। एक बात तो हमने पढ़ा, पहला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमने दो कंडीशन देखा। इफ x1 इज लेस देन x2 देयरफॉर fx1 इज ग्रेटर देन fx2, ये कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन हमने डेरिवेटिव ऑफ नेचर पढ़ा कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो आपका लेस देन 0 होगा, या इसी को हम लोग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 कहते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस था। इसी प्रकार आपका जो है इसका जो दूसरा कैटेगरी होता है नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग जो है ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। इस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, इस कंडीशन में भी दो केस पढ़ा हमने। पहला केस था कि इफ x1 इज लेस देन x2 देयरफॉर fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ नेचर हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ नेचर हमने पढ़ा कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू था वो आपका लेस देन इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। समझे ना? तो ये था आपका डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और इससे पहले हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन का केस। ये आपको एक मैप है, माइंड मैप, जो आपके दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है, सीखने के लिए हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम बनाने की बात है और कंसेप्ट रिवीजन की बात है तो उसको हम लोग काफी सॉर्ट आउट कर देते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमने पढ़ा था, इसकी भी दो कैटेगरी पढ़ा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़े थे। और पहला कंडीशन था इसमें इफ x1 इज लेस देन x2 देयरफॉर fx1 इज लेस देन fx2, पढ़ा था ना। और दूसरा कंडीशन इसका पढ़ा था कि इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में डेरिवेटिव ऑफ नेचर जो था dy बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, या f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अब देखिए जरा इसका दूसरा जो कैटेगरी है वो होता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग, या इसको बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। और इस केस में हमने भी दो कंडीशन पढ़ा था। पहला कंडीशन था if x1 is less than x2, if x1 is less than x2 therefore fx1 is greater than equal to fx2, sorry
fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। और दूसरा कंडीशन नॉन डिक्रीजिंग के केस में पड़ा था कि जो डेरिवेटिव का नेचर है dy बाई dx वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये था अभी तक जो हमने सीखा था, वो था पूरा माइंड मैप। और ये किसका पार्ट था बच्चों? ये था आपका मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शंस का केस था। मोनोटोनिक फंक्शन का दो पार्ट, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के भी दो पार्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग और ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा पार्ट था इसका डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसके भी दो पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, और चारों का केस। ठीक है ना? तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, जो आपको रिवीजन में काफी मदद करेगा और कॉन्सेप्ट मेमोराइजेशन में आपको बहुत मदद करने वाला है। चलिए लिखिए इसको। तो बच्चों चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी गिवन फंक्शन के लिए इंटरवल निकालेंगे, कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है ना? सो गाइस, हमारा टॉपिक है मेथड टू फाइंड interval for the function, for the given function is to be increasing or decreasing। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हूं, तो इसका मतलब है, इंक्रीजिंग का मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके दोनों कैटेगरी इसमें इंक्लूड होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। और यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा है मैंने, तो डिक्रीजिंग का मतलब है कि इसकी भी दोनों कैटेगरी इसमें शामिल है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। क्लियर है ना? तो क्या मेथड है, कैसे हम लोग इंटरवल फाइंड आउट करेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है, ये कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन सा इंटरवल होगा उसके लिए। ठीक है? तो देखिए, रूल के अनुसार रूल्स नंबर 1 है राइट द गिवन फंक्शन एज इक्वेशन 1। जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है उसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरा काम है कि जब इक्वेशन 1 मान लेंगे तो आपको फाइंड कर लेना है, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ब्रैकेट में, दैट इज f डैश x, या फिर इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब अगर आपके पास फंक्शन fx है तो उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है f डैश x। अगर y के फॉर्म में फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में, तो dy बाई dx निकाल लेंगे। मतलब जो भी फंक्शन दिया है दूसरे स्टेप में उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है? तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स बाय सॉल्विंग f डैश x इज इक्वल टू 0 या dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? f डैश x को 0 से इक्वेट करके या dy बाई dx को 0 से इक्वेट करके x के सारे वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है, ठीक है ना, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट से मतलब है कि x के सारे वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए f डैश x का वैल्यू 0 हो या फिर dy बाई dx का वैल्यू 0 हो। ठीक है? जब x के सारे वैल्यू निकल जाएंगे तो फोर्थ नंबर में क्या करना है, पुट कर देना है, पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन पे आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर देना है। ठीक है ना? ऑन द नंबर लाइन पे आप पुट कर देंगे। यहां पर आप लिख लेंगे, किस प्रकार से पुट करेंगे, आइदर इन इंक्रीजिंग और
either in increasing or decreasing order, increasing or decreasing order। ठीक है, नंबर लाइन पर आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर में जब आप नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर देंगे तो आप प्रत्येक इंटरवल के लिए आपको साइन फाइंड आउट करना है, ठीक ना, चिन्ह लिखना है उसका। सो गाइस फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, राइट द साइन फॉर ईच इंटरवल, फॉर ईच इंटरवल, प्रत्येक इंटरवल के लिए आपको साइन लिखना है। जब साइन आपको मालूम चल जाएगा तो आपको अब कंक्लूजन निकालना है कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब आपको कैलकुलेट करना है, फंक्शन के बारे में बताना है कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 नंबर में अब क्या होगा आपका, हमने कहा कि इतना करने के बाद अब आपको कैलकुलेशन करना है फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने के लिए। तो देखिए पहला कैलकुलेशन है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल ए टू बी। ठीक है ना, अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है, बात समझ में आई। अगर कोई इंटरवल है ए बी और जिसमें एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपके पास एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इन इंटरवल ए बी, किसी इंटरवल में जो है ना एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर एफ एक्स विल बी देयरफॉर एफ एक्स विल बी, यहां पर क्लोज इंटरवल लिख दीजिए, देयरफॉर एफ एक्स विल बी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओनली इंक्रीजिंग। क्लियर है ना। चलिए अगला पॉइंट जो है 8th नंबर, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन ओपन इंटरवल ए बी देयरफॉर एफ एक्स विल बी a strictly decreasing function। क्लियर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई इंटरवल है ओपन इंटरवल ए बी जिसमें इसका डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है, तो उस केस में जो फंक्शन है एफ एक्स वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट है आपका 9th नंबर, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर एफ एक्स विल बी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, नॉन इंक्रीजिंग को आप बोलते हैं ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है ना। तो ये 4 पॉइंट्स है जिससे आप कैलकुलेट करते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन ओनली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग है। ओके, तो ये था आपका मेथड टू फाइंड इंटरवल फॉर द गिवन फंक्शन इज टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है गाइस, ये जितने भी पॉइंट्स है इसको सभी को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से अच्छी तरह समझेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और इस मेथड को समझेंगे
कि कैसे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए लिखिए जरा। तो बच्चों चलिए हम लोग एक और नोट लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड है और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नोट है आपका, if a function f(x) is continuous function, if a function f(x) is continuous function in closed interval ab and differentiable in open interval ab। देखिए, अगर कोई फंक्शन f(x) जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ab में, तो तीन कंडीशन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। पहला कंडीशन है f(x) will be, देखिए f(x) will be strictly increasing if f(x) is greater than 0 in open interval ab। अगर ओपन इंटरवल ab में f(x) का वैल्यू मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, दूसरा केस है आपके पास दूसरा केस है आपका f(x) will be strictly decreasing। दूसरा केस है आपका f(x) will be strictly decreasing if f(x) is less than 0 in open interval ab। देखिए, अगर किसी गिवन ओपन इंटरवल ab में फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, और तीसरा पॉइंट है आपका f(x) will be constant function। देखिए, f(x) will be constant function। फंक्शन को आप कांस्टेंट कब बोलेंगे, जब f(x) will be constant function if f(x) is equal to 0 in open interval ab। ठीक है, ओपन इंटरवल ab में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) का वैल्यू 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। मतलब उस में आपका जो फंक्शन होगा ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। क्लियर है गाइस? तो ये था आपके पास एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है ना, जिससे आप डिसाइड करते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब f(x) का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ओपन इंटरवल ab में। फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा जब f(x) का वैल्यू लेस देन 0 होगा ओपन इंटरवल ab में, और फंक्शन जो है कांस्टेंट होगा ओपन इंटरवल ab में। क्लियर है? तो बच्चों चलिए जानते हैं कि फंक्शन को नॉन मोनोटोनिक फंक्शन कब बोलते हैं। देखिए, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन क्या है। देखिए, मोनोटोनिक फंक्शन में आपने क्या देखा था, या फंक्शन f(x) is said to be monotonic function if it is either increasing or decreasing। यही ना, कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो आप उसको बोलते थे मोनोटोनिक फंक्शन। लेकिन नॉन मोनोटोनिक में क्या है, ठीक उसका उल्टा। अगर कोई फंक्शन ना ही इंक्रीज करे और ना ही डिक्रीज करे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, द फंक्शन which is neither increasing nor decreasing
nor decreasing is said to be non-monotonic function. non-monotonic फंक्शन क्लियर हो गया। ऐसा फंक्शन जो ना तो इंक्रीज करे और ना ही डिक्रीज करे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। और इंस्टेंट फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। तो अल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं कि जो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है, समझे ना। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है, समझे। ऑलवेज इसलिए नहीं होता है, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल में फंक्शन जो है एक बार इंक्रीज किया और फिर दूसरी बार वो डिक्रीज कर गया, उस इंटरवल में मतलब दोनों चीज हुआ, इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया, तो उस केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन जो है आपका नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, समझे ना। वहां पर आप कुछ भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैंने कहा अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इंटरवल ए बी है और उस इंटरवल में कोई फंक्शन एक बार इंक्रीज होके डिक्रीज भी हो जाता है, तो आप उस फंक्शन को ये नहीं कह सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर जाए तो आप उस फंक्शन को नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही नॉन मोनोटोनिक नहीं होता है, जबकि नॉन मोनोटोनिक का दूसरा भी प्रकार है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर जाए, तो उस केस में भी फंक्शन को हम लोग नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया गाइस। तो ये था ओवरऑल आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। और भी अगर कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज मिलता है तो आपको नोट में लिखवा दूंगा, और वो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अभी हमने सीखा कि किसी भी फंक्शन के लिए इंटरवल निकालेंगे कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके लिए एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए इस नोट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग फंक्शन के लिए इंटरवल निकालेंगे कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, उसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए। तो गाइस चलिए हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि हमारे पास लेट कर लेते हैं एक फंक्शन है एफ एक्स और इसका वैल्यू है आपका -2x³ -9x² -12x+1। ये आपके पास एक फंक्शन है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है इंटरवल्स फॉर, और पहला है फाइंड करना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग, और दूसरा आपको डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए ये जो गिवन फंक्शन है इसका इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और किस इंटरवल में एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो क्या करना है बच्चों, अभी हमने रूल बताया कि जो भी गिवन फंक्शन है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा रूल मैंने बताया कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो गाइस यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए -2 तो आपका कांस्टेंट है, और x³ का हो जाएगा डेरिवेटिव 3x² -9, यहाँ भी कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और -12, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, और +1 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा -6x² और माइनस हो गया 18x और माइनस हो गया 12। क्लियर है। तो ये आपका जो निकला, ये जो गिवन फंक्शन था एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव निकल गया। तीसरा पॉइंट में, तीसरे रूल में मैंने कहा था कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स बाय सॉल्विंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके जब सॉल्व कर देंगे तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा, मतलब एक्स का सारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ क्या करेंगे, नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0,
क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर देना है। सो गाइस इसको लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू है -6x² -18x और -12 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए -6 कॉमन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x² और माइनस माइनस प्लस हो गया 3x और +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और -6 को आप इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा अब आपका x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और ये जो तीसरा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर कर लीजिए। तो इसको फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा x - 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे डिटेल फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने डायरेक्टली कर दिया। देखिए x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और -2x है ना, -2x और फिर हो जाएगा आपका -x, ये आपका +2 हो जाएगा, x + 2 और x + 1 तो +2x और फिर +x 3x हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0 का फैक्टर हो जाएगा x + 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से प्रत्येक फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, x + 2 इज इक्वल टू 0 और फिर x + 1 इज इक्वल टू 0। तो गाइज x का वैल्यू यहां से जो मिलेगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 और दूसरा वैल्यू जो मिलेगा x इज इक्वल टू -1। तो ये 2 पॉइंट मिल गया, इसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। बाय सॉल्विंग f dash x इज इक्वल टू 0 फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ x, दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। अब क्या करना है, चौथा रूल मैंने बताया था कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया उसको नंबर लाइन पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए, लिख दीजिए। तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ देखिए -2 और -1 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो गया -2 और -1, इधर हो गया +∞ और इधर हो गया -∞। यहाँ पुट कर दिया हमने, ठीक है ना, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे। उसके बाद मैंने अगला जो स्टेप बताया था कि अब आपको यहाँ पर आपको 3 इंटरवल है, ठीक है, -1 से ∞, -2 से -1 और -∞ से -2। ये जो 3 इंटरवल है, अब आपको इन तीनों इंटरवल में क्या करना है, साइन को फाइंड आउट करना, मतलब इनका इस इंटरवल का साइन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो f dash x का वैल्यू आया है, ठीक है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स किसके लिए निकाला था हमने, f dash x को 0 से सोल्व करके निकाला था। तो हमें साइन किसका लिखना है, यहाँ पर इंटरवल का साइन लिखना है और उसको हम लोग कहां से चेक करेंगे, f dash x से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जरा, अगर हम लोग -1 से कोई भी वैल्यू एक बड़ा ले लेते हैं, -1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेंगे तो -1 से ∞ के बीच का साइन आपको मालूम चल जाएगा। तो देखिए -1 से बड़ा क्या हो सकता है, 0, और x का वैल्यू अगर 0 इधर डाल दें हम लोग f dash x में तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -6x² 0 हो गया और -18x भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -12। तो -12 क्या है, नेगेटिव। तो -1 से बड़ा वैल्यू अगर हम लोग f dash x में डाला 0 तो आपका f dash x का वैल्यू -12 आया जो कि नेगेटिव है। तो -1 से ∞ के बीच में जो साइन हो जाएगा इस इंटरवल का वो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। अब हम लोग देखिए -2 से -1 के बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, -2 से -1 के बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं तो आपको -2 से -1 का जो इंटरवल है उसका साइन मालूम हो जाएगा। और उसी प्रकार से -∞ से -2 के बीच का, मतलब -2 से कोई छोटा वैल्यू अगर ले लें, ठीक है, और उसको हम लोग f dash x में वैल्यू डाल दें तो यहाँ से -∞ से -2 के इंटरवल का साइन मालूम चल जाएगा। दूसरा मैंने आप लोगों को वेविक कर्व मेथड पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि अगर क्रिटिकल पॉइंट जो है ऑड टाइम हो तो साइन क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है, ठीक है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट आपका इवेंट टाइम है तो साइन क्या रहता है, सेम रहता है, आगे और पीछे वाला इंटरवल दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x, ये जो x इज इक्वल टू -1 आया है ये सिर्फ एक टाइम है, सिंगल टाइम है, तो ऑड टाइम है आपका क्रिटिकल पॉइंट -1। तो इसके पीछे वाला इंटरवल में और आगे वाला इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा।
तो आगे वाला में नेगेटिव साइन है तो पीछे वाला में पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 जो है आपका जो क्रिटिकल पॉइंट, ये भी सिंगल टाइम अपियर है, तो मतलब ये आपका जो है ऑड टाइम प्रेजेंट है, तो ऑड टाइम प्रेजेंट है तो फिर से आपका साइन क्या होगा, पिछले इंटरवल में अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब अगला इंटरवल और पिछले इंटरवल में अल्टरनेट साइन हो जाएगा। अगले इंटरवल में पॉजिटिव साइन है तो पिछला इंटरवल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार भी साइन आप निकाल सकते हैं। एक इंटरवल में सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद बेबी कर्व मेथड का यूज करते हुए पीछे के इंटरवल में आप साइन पुट कर दीजिए। अदरवाइज दूसरा जो है ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि हर एक इंटरवल का एक वैल्यू लीजिए और उसको f' में डालिए और वहां से f' का जो है चिन्ह आप ज्ञात कर लीजिए, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। बेबी कर्व मेथड से आप इजिली इसका साइन पुट आउट कर सकते हैं। राइट मोस्ट इंटरवल में आप साइन निकाल लीजिए, ठीक है, कोई वैल्यू राइट मोस्ट इंटरवल का कोई पॉइंट लेकर f' में वैल्यू डाल दीजिए और वहां से राइट मोस्ट इंटरवल का आप साइन निकाल के क्या करें, बेबी कर्व मेथड से पीछे के इंटरवल्स में आप साइन पुट आउट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, साइन तो अब हमें निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब f' का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए f' कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आपका f' जो है इस कंडीशन में -2 से लेकर -1 के बीच में f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में जो है f' 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां देखिए इसका पहला का आंसर हो गया फॉर इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा, x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल -2 से -1 तक, ठीक है। और दूसरा देखिए जरा, फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीजिंग कहां हो रहा है, यहां देखिए -1 से इंफिनिटी और यहां पर -2 से -इंफिनिटी तक। इस केस में क्या है, f' का वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और यहां भी आप देख रहे हैं कि f' का वैल्यू लेस देन 0 है। तो डिक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा वो दो इंटरवल में f' डिक्रीज हो रहा है, f' का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर दोनों इंटरवल को हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, इंटरवल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 और यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा यूनियन, और -1 से -1 पर क्लोज इंटरवल होगा और -1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल हो गया डिक्रीजिंग के लिए और ये आपका इंटरवल हो गया इंक्रीजिंग के लिए। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से किसी गिवन फंक्शन का आप इंटरवल निकाल सकते हैं कि किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो बच्चों चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन जो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और ये है आपका 2x³ -21x² प्लस 36x -40। ये हम एक फंक्शन मान लेते हैं और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इंटरवल्स फाइंड करना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दूसरा आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? चलिए अब मेथड के अनुसार हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए आपके पास फंक्शन दिया है f(x), क्या करेंगे, सबसे पहले हम f' निकाल लेंगे। तो f' क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x³ का हो गया 3x² -21 और x² का हो गया आपका 2x और प्लस हो गया 36 और इंटू x का हो गया 1
और -40 कांस्टेंट है, तो इसका हो गया डेरिवेटिव 0। सो गाइज यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू अब क्या हो गया आपका 6x² और -42, 21 2 जा 42, 42x और +36। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके सॉल्व करना है। नाउ क्या लिखेंगे, और सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे तो सारा क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। नाउ सॉल्विंग लिखेंगे हम लोग, नाउ सॉल्विंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू है 6x² -42x + 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² और माइनस हो जाएगा आपका 7x, 7 6 42 और प्लस हो जाएगा 6 6 36, तो 6 हो गया इज इक्वल टू 0। 6 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 7x और +6 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका जो तीसरा इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इसको जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 1 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0। देखिए x में x से गुना करेंगे तो x² हो गया, और -x और -6x करेंगे तो -7x हो जाएगा, और -1 में -6 से गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो x² - 7x + 6 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x - 1 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से प्रत्येक फैक्टर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा ना, x - 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू मिल गया 1 और x का वैल्यू मिल गया आपका 6। ये 2 वैल्यू मिल गया। ये आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्लियर है, इनको नंबर लाइन पे पुट कर दीजिए। तो ये नंबर लाइन है -∞ से लेकर +∞ तक। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 1 से 1 और 6 असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 3 इंटरवल्स है, ठीक है ना, 6 to ∞, 1 to 6 और -∞ to 1, 3 इंटरवल है। इन तीनों में साइन आपको पुट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 6 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना, 6 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए, राइट मोस्ट इंटरवल का साइन निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि 6 से बड़ा 7 ले लेते हैं, या आप 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से बड़ा हम एक वैल्यू ले लिया 10, x का वैल्यू 10 ले लिया, और 10 को हम लोग एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600, माइनस यहाँ 10 ले लेंगे तो 420 हो गया, 42 में 10 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, और प्लस 36 तो कितना हो गया, देखिए 636, इसको जोड़ देंगे, और माइनस 420, तो यहाँ से घटा लीजिए 420, तो 6 में से 0 6 हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 216 आ गया, है ना। और 216 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो गाइस राइट मोस्ट इंटरवल का जो साइन हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने कहा कि राइट मोस्ट इंटरवल में जब साइन आपका पॉजिटिव आ गया, चाहे कोई भी साइन आ गया, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, राइट मोस्ट इंटरवल में जब आप साइन निकाल लेते हैं तो वेवी कर्व मेथड से आप क्या करेंगे, पीछे के इंटरवल में साइन पुट कर सकते हैं। तो देखिए 6 और 1 ये दोनों जो है ऑड टाइम में पेयर है, तो क्या होगा 6 पर भी साइन क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा पिछले इंटरवल में, और यहाँ 1 पर भी पिछले इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव साइन है और 6 ऑड टाइम में पेयर है, तो इसके पीछे वाला इंटरवल में साइन अल्टरनेट हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। और फिर से 1 जो है आपका ऑड टाइम में पेयर है, तो पिछला इंटरवल में फिर से साइन अल्टरनेट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन हो गया प्रत्येक इंटरवल के लिए। अब आप देखिए कि किस में पॉजिटिव हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है 6 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, और फिर 1 से लेकर 6 तक जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, और फिर 1 से इधर -∞ तक फंक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो आपका 6 से इंफिनिटी तक क्या है, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इधर -∞ से जो 1 तक है वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जबकि यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो ये इंटरवल हो गया।
तो देखिए यहाँ पर 6 से इंफिनिटी तक एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है तो। और यहाँ भी एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव है तो। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है आपका, इंटरवल निकलना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ लिखिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, यहाँ देखिए ओपन इंटरवल 6 से लेकर इंफिनिटी तक। पहले इधर वाला लेफ्ट साइड वाला लिख लेते हैं, एक्स बिलोंग करेगा आपका माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, और यूनियन हो जाएगा किसमें, यूनियन हो जाएगा किसके साथ, 6 से लेकर इंफिनिटी तक। अब यहाँ पर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज अप्लाई करने वाले हैं। एक नोट पढ़ाया था आपको कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है उसी ओपन इंटरवल में, तो फंक्शन जो है उस क्लोज इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना। मतलब ये हो गया गाइस कि यहाँ पर जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है ना। अभी आपको इस बात को ध्यान में सिर्फ रखना है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं। तो जिस इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है उसी इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल भी होता है। समझे ना। इसको एक नोट जैसा ही आप याद रखिएगा, जब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ माइंड में ये सेट करके रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, किसी भी रियल वैल्यू के लिए, तो उसी इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल भी होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या होगा, किसी भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। ओके गाइस। तो यहाँ पर हम एक बात और भी ये कहना चाह रहे थे कि जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये जो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 6 टू इंफिनिटी, इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ गए ना। ओपन इंटरवल में तो होगा ही, यहाँ पर 1 और 6 के पास क्लोज इंटरवल भी कर देंगे तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर हो रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 कहां हो रहा है, 1 से 6 तक। तो आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 6। और चूंकि एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि x जो है बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से 6 में भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। समझे ना। 1 से ओपन इंटरवल 1 से 6 में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, इसलिए आपका क्लोज इंटरवल 1 to 6 में भी एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ओके। तो ये था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए किसी गिवन फंक्शन का इंटरवल निकलना। और इसके पहले जो एग्जांपल हमने पढ़ा उसमें ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग के लिए हमने किसी गिवन फंक्शन का इंटरवल निकाला था। सो गाइज अब आप लोग जो है एक्सरसाइज 6.2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि जो 2 लेक्चर हमने पढ़ाया, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। एक्चुअली में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, और उन सबका कंडीशन क्या है, ठीक है ना। और उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.2 आप अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी डाउट क्वेश्चन है आज शाम तक आप मुझे सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.2 करने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो आपका डाउट क्वेश्चन होगा उसको उस लेक्चर में शामिल कर लिया जाएगा। ओके गाइस। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।